नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके आधार पर हम इस मॉडल पेपर के बारे में जो मुख्य मुख्य प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए की, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और एक शब्द या एक पंक्ति वाले प्रश्न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि ए शब्द किसने कहे कि अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर होगा द महात्मा गांधी। दूसरा सवाल दे रखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया। तो इसका आंसर होगा ए दलित वर्ग एसोसिएशन। तीसरा सवाल है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर होगा ए 1929 ईस्वी में। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें चार ऑप्शन में ब सही होगा, ब लोहा इस्पात। पांचवा सवाल है कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी। तो इसका आंसर होगा द कोंकणी भाषा में। छठवां सवाल है कि निम्न में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर होगा द राजनीतिक दल। सातवां सवाल है कि अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका आंसर होगा ब नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। आठवां सवाल है कि वाम सेब किस तरह के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। तो इसका आंसर होगा द जातिगत भेदभाव के खिलाफ। नौवां सवाल है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है। तो इसका आंसर होगा ब खाद्य पदार्थों का। 10वां सवाल है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसका आंसर होगा ब भारतीय रिजर्व बैंक। 11वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। तो इसका आंसर होगा द सूचना प्रौद्योगिकी। और 12वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो इसका आंसर होगा ब सड़क परिवहन। तो इस प्रकार हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 12 एक एक नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है कपास कॉटन नए युग का रिक्त स्थान थी। तो इसका आंसर होगा प्रतीक। दूसरा दे रखा है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक रिक्त स्थान जापान और रिक्त स्थान में विकसित हुई। तो इसका आंसर होगा पहले खालिस्तान में चीन और दूसरे में कोरिया आएगा। तीसरा सवाल है कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत में महिला का साक्षरता दर रिक्त स्थान प्रतिशत और पुरुषों की साक्षरता दर रिक्त स्थान प्रतिशत है। तो इसमें आंसर होगा 65.46 महिलाओं की साक्षरता दर और पुरुषों की है 82.14। चौथा सवाल है कि औसत आय को रिक्त स्थान आय भी कहते हैं। तो रिक्त स्थान में प्रति व्यक्ति आय आएगा। पांचवा सवाल है कि परिसंपत्ति खरीद में व्यय की गई मुद्रा रिक्त स्थान कहलाती है। तो इसमें आंसर आएगा निवेश। और छठवां आज भारत में रिक्त स्थान से अधिक उपभोक्ता संगठन है। तो इसमें आंसर होगा 2000। तो इस प्रकार जो बोर्ड में आने वाले 6 रिक्त स्थान है उनमें से कुछ हमने महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों के बारे में हमने जाना है। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनके आंसर एक शब्द या एक पंक्ति में होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सवाल, लोकतांत्रिक शासन किसी अन्य शासन से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। यानी कोई एक कारण बताना है। तो इसका हम उत्तर जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन किसी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है क्योंकि पहला कारण नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा है यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा है इससे फैसले में बेहतरी आती है। चौथा है यह टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है। और पांचवा है इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है।
दूसरा सवाल है कि 19वीं शताब्दी में किन्हीं दो उद्योगपतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा जमशेदजी नूरसमान जी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर। तीसरा सवाल है कि उन दो भारतीय बंदरगाहों के नाम बताइए जिनके माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ खूब व्यापार चलता था। तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। अगला सवाल है 4 नंबर का कि किन्हीं दो खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो इनका आंसर होगा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द तथा कपास। ये सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं। पांचवा सवाल है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा सरदार सरोवर बांध। छठवां सवाल है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा अधिक निवेश, व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादकता में एकीकरण हो रहा है। यानी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। यानी विभिन्न देशों के बीच में परस्पर एकीकरण या आत्मसात की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। सातवां सवाल है कि बामसेफ का उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर होगा यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। आठवां सवाल है कि सिल्क रूट रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा कि आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिमी के देशों को भेजा जाता था वह रेशम मार्ग कहलाता था। नौवां सवाल है कि साक्षरता दर शब्द की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनता का अनुपात साक्षरता दर कहलाती है। 10वां सवाल है कि तृतीय क्षेत्र की कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा बैंकिंग, बीमा, रेलवे, संचार, परिवहन आदि। 11वां सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद होता है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। 12वां सवाल है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा में 12 नंबर के आएंगे 12 सवाल, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं पाठ बैकी यानी खंड बैकी, जिसमें 2 नंबर के सवाल आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या होगी 4 से 16 तक और शब्द सीमा होगी उत्तर लिखने की 50 शब्द। तो हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम जानते हैं। तो 4 नंबर का सवाल है इस मॉडल पेपर में, जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनाया। तो इसका आंसर होगा कि जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को 1798 ईस्वी में पत्रकार एड्रियास रेबमान ने बनाया। 5वां सवाल है कि भूमंडलीकरण विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सहायक हुई। तो इसका आंसर होगा कि भूमंडलीकरण विश्व के बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक हुए। जैसे पहला व्यापार, दूसरा काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, तीसरा है पूंजी और चौथा है बहुत सारी वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। 6वां सवाल है कि भारत में
उपनिवेश काल में वनों की नुकसान के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि भारत में उपनिवेश काल में रेल लाइनों के विस्तार, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन में वृद्धि से हुआ। 7वां सवाल है कि आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी है। तो इसका आंसर होगा कि हमारे मतानुसार बांध निम्न प्रकार से उपयोगी है। पहला है परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। दूसरा है बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। 8वां सवाल है कि भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि कुछ जो प्रयास किए हैं उनमें पहला प्रयास है कि भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। दूसरा है कि पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना। तीसरा है बागवानी विकास, मौसम विभाग और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। तो इस प्रकार हमने जाना कि कृषि में आधुनिकीकरण के प्रयास। अगला सवाल है 9वां कि स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, बताइए। तो ये भी 2 नंबर का सवाल है। तो इसका आंसर होगा कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। पहला अंतर है कि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। दूसरा है कि स्थानीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। 10वां सवाल है कि युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा कि युक्तिपरक तर्क को समझदारी का तर्क भी कहा जाता है। इसमें हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला युक्तिपरक कहलाता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। इसमें विवेक या बुद्धि के आधार पर लाभ हानि का हिसाब लगाकर फैसला नहीं लिया जाता, केवल नैतिकता के आधार पर फैसला किया जाता है। तो इस प्रकार हमने युक्तिपरक और नैतिक तर्क में अंतर जाना है। 11वां सवाल है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी विशेष समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग प्रतिदिन करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री है या पुरुष, लंबा है या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं व अक्षमताएं भी अलग अलग है। 12वां सवाल है कि नेपाल व बोलोविया के आंदोलन में क्या समानताएं थी। तो हम जानते हैं कि नेपाल और बोलोविया के आंदोलन में निम्नलिखित समानताएं थी। पहली समानता है कि दोनों ही संघर्ष राजनीतिक सत्ता के विरोध में आंदोलन के रूप में शुरू हुए। दूसरा है दोनों में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। तीसरा है दोनों में जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। और चौथा है दोनों में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। 13वां सवाल है कि आपकी दृष्टि में विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि हमारी दृष्टि में विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे निम्न लक्ष्य होने चाहिए। पहला, विकास का ऐसा स्तर बना रहना जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे।
दूसरा है विकास की धारणीय स्तर एवं प्रकार में भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बदल देना। तीसरा है पर्यावरण को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना। चौथा है गैर नवीकरणीय संसाधनों के कुशल प्रयोग एवं नवीकरणीय साधनों के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल देना। और पांचवा है कि समस्त प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर उन्हें भावी पीढ़ी के लिए बचाना। अगला सवाल है 14वां कि खुली बेरोजगारी एवं छिपी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का सवाल है। तो इसमें पहला अंतर है कि खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिनमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर कार्य करना चाहता है किंतु उसे रोजगार या काम नहीं मिल पाता, अर्थात वह पूरे तरह से बेरोजगार रहता है। जबकि छिपी बेरोजगारी में लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता तथा वे रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता। दूसरा अंतर है कि खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है जबकि छिपी हुई बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। 15वां सवाल है कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या क्या शामिल है। तो इसका आंसर होगा कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। 16वां सवाल है कि उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसमें पहला सुझाव है कि उपभोक्ता को जागरूक बनाने हेतु अखबारों एवं टीवी पर विज्ञापन देकर उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराना चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता को उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से जागरूक बनाने का प्रयास करने चाहिए। और तीसरा है उपभोक्ता को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 तथा अन्य अधिनियम की जानकारी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने पाठ बी के जो 2 नंबर के सवाल है उनके बारे में, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, उनके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना है। अब हम बात करते हैं पाठ सी की यानी खंड स की, जिसमें 17 से 22 तक सवाल आएंगे और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होगा और शब्द सीमा होगी 100। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है कि 1815 ईस्वी के बाद एक नए रूढ़िवाद ने यूरोप में राष्ट्रवाद का किस प्रकार निर्माण किया, उल्लेख कीजिए। या 1815 के बाद यूरोप में विकसित हो रहे एक नए रूढ़िवादी दर्शन का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चरज, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले दौर में वापस ही नहीं चाहते थे। नेपोलियन के परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राजा की ताकत को अधिक मजबूत बनाना सकता है था। अतः आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। रूढ़िवाद एक ऐसा दर्शन था जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता था और तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 18वां सवाल है कि भारत जैसे राष्ट्र को संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर होगा कि भारत में कई ऐसे क्षेत्र है जहां कुछ संसाधनों की प्रचुरता है जबकि अन्य प्रकार के संसाधनों की वहां कमी है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सौर व पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं है जबकि जल संसाधनों की पर्याप्त कमी है। कुछ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य खनिजों एवं कोयला के मामले में धनी है तथा अरुणाचल में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु यहाँ आधारभूत विकास का अभाव है जिसके कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए लद्दाख का शीत
मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है, लेकिन यहाँ पानी तथा आधारभूत संरचनाओं व कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो इस प्रकार हमारे देश को संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है। 19वां सवाल है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 उपाय सुझाइए। तो इसमें पहला उपाय है कि महिलाओं को उचित शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह सके तथा राजनीतिक अवसरों में सक्रियता से भाग ले सके। दूसरा है, प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर हो, जिससे उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान मिल सके, जिससे वे राजनीति में अपना अर्थपूर्ण योगदान अच्छी तरह से प्रदान कर सके। तीसरा है, यह वैधानिक रूप से निश्चित होना चाहिए कि चुनी जाने वाली संस्थाओं में महिलाओं का एक न्याय संगत अंश होना चाहिए, जैसा कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में, पंचायती राज और नगर पालिकाओं में आज महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। और 20वां सवाल हमारा कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या बाजारों के एकीकरण में निम्न प्रकार से सहायक होता है। पहला कारण हम जानते हैं, उदाहरण जानते हैं। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दूसरा है, इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। तीसरा है, सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। और चौथा है कि अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है, भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय और विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ता के सामने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतों में सुधार करेगी, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने पार्ट सी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 3-3 नंबरों के, उनके बारे में हमने जाना है। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है और शब्दों की सीमा है 250 और केवल 2 ही प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, 21वां और 22वां। इसमें पहला सवाल दे रखा है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जनता द्वारा किए गए संघर्ष की विवेचना कीजिए। तो जो रॉलेट एक्ट है के खिलाफ जो जनता ने संघर्ष किया उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार बड़ी चिंतित थी, अतः उसने राष्ट्रवादियों के दमन के लिए एक कठोर कानून बनाने का निश्चय किया। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। महात्मा गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आधार से चिंतित है और तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी सुविधा के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल का पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों
इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे थे। इसके अथवा में दूसरा प्रश्न दे रखा है, खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसमें गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन। तो तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता या खलीफा माना जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे अपमानित किए जाने पर भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त था। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशीलता प्रदान की, हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न की, जिससे असहयोग आंदोलन में मुसलमानों में ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। 22वां सवाल है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इस कथन को सोधरण व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर जानते हैं। इस संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार को बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों के द्वारा विभाजन किया जाता है। ये है संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो पहले नंबर पर है संघ सूची। तो संघ सूची के बारे में जानते हैं कि संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार तथा मुद्रा। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। ये स्थानीय महत्व के होते हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि। और तीसरी है समवर्ती सूची। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय। तो इस प्रकार हमने तीनों सूचियों के बारे में जाना। इसका 8वां प्रश्न दे रखा है कि संघीय शासन गठित करने के 2 विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर जानते हैं कि संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। पहली, साथ आकर संघ बनाना। इसमें 2 या अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा के साथ आकर एक संघ का निर्माण करते हैं। इसमें वे अपनी संप्रभुता तथा अपनी अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसमें पराये प्रांतों को केंद्र के समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही संघ राज्य है। दूसरा है साथ रखने के द्वारा संघ बनाना। इसमें बड़े देश पहले राज्यों का गठन करते हैं, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने जो निबंधात्मक प्रश्न है 4-4 नंबरों के, उनके बारे में हमने जाना है। अब हम बात करते हैं नक्शे की। मानचित्र आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर पहले जो दे रखा है उसमें रावत बाठा, नासिक, नेवली और तलचर दे रखा है। तो रावत बाठा राजस्थान में है, जो कि यहाँ पे मैंने दर्शा रखा है। दूसरा है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा है नेवली, जो कि तमिलनाडु में है। और चौथा है तलचर, जो कि उड़ीसा में है। अब इसके अथवा में दे रखा है गया, मारेगांव, नेल्लोर और अजमेर। तो गया बिहार में है, मारेगांव गोवा में है और नेल्लोर है ये आंध्र प्रदेश में है और अजमेर राजस्थान में है। तो इस प्रकार हमने जो 80 नंबर का हमारा जो मॉडल पेपर है, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको समझे, याद करें। ठीक है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।